कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं आपको जो टेस्ट 4 हुए हैं उसके सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, तो इसको आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक सूचना और मैं बता दूं, जैसा कि अब ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हमारी संस्थान ने एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है। मात्र 499 में आपको 30 ऑनलाइन टेस्ट करवाए जाएंगे और ये टेस्ट सीरीज 4 का ही सॉल्यूशन मैं करवाने अभी जो करवा रहा हूँ वो टेस्ट सीरीज 4 का सॉल्यूशन है। तो अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7070634348, तो उस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज जुड़ना है, या मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है साइट का, तो वहाँ पर भी जा करके आप साइट पे डेमो दे सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। डेमो का कोई चार्ज नहीं है, फ्री है बिल्कुल, और आप देख करके देख लें, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दें। अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कभी नहीं दिया है या टेस्ट नहीं दिया है, अगर आप देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दे लें, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इनमें से जो कि आज तक उन्होंने ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदा कारक होगा, और ऑनलाइन दे लेंगे तो उससे अभ्यस्त हो जाएंगे कि वहाँ कैसे करना है हमको, ठीक है। कई बार क्या होता है कि लोग को जानकारी के अभाव में ऑनलाइन टेस्ट ढंग से नहीं दे पाते हैं, लास्ट में सबमिट कर देते हैं। यानी जो वहाँ पे यूज करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है, हर एक क्वेश्चन क्या है नहीं है उसको आगे पीछे देख करके अगर हम करे रहेंगे तो वहाँ जो फाइनल एग्जाम देंगे तो वहाँ पे किसी तरीका का प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो जो लोग नहीं दिए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और हमारी संस्थान ने बिल्कुल जो पैटर्न बना है, बिल्कुल जो एग्ज़ाम होगा उसी पे आधारित है। तो ये यहाँ से क्वेश्चंस भी लगभग लड़ जाएंगे, और साथ साथ जो मैंने वीडियो लेक्चर्स और जो PDF दिया है वो आपके टॉपिक बेस पे बनाया है, तो वो आपके लिए बहुत ही फायदा कारक होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझसे प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जुड़े थे, लेकिन इस बार जो है ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया है तो हमने ऑनलाइन टेस्ट का ही अरेंजमेंट किया है, ठीक है। तो आप 7070634348 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो हम आपको क्या करेंगे कि आपको लिंक देंगे, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है उसको आप खोल करके आप ज्वाइन कर लीजिए और उसको देखिए, ठीक है। डेमो उसमें बहुत सारा है, डेमो टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। डेमो टेस्ट है, डेमो वीडियो है, डेमो PDF है। अगर आपको अच्छा लगता है तब ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, टेस्ट ये 4 है। टेस्ट 4 जो हुआ है उसका मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चंस है, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि आपके फाइनल एग्जाम में आएंगे, ठीक है। और यह रीजनिंग और टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, तो आप ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द, तो महासागर, कुआं, टैंक, झील, आप खुद बता सकते हैं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो पॉज करके बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए, ये सारे महासागर, कुआं और झील सब अस्थायी रूप से रहते हैं और पानी का जल संग्रह करते हैं, लेकिन टैंक क्या है, टैंक में पानी भर करके एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल भिन्न है, ठीक है। तो टैंक इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अब है धन, दुरुपयोग। धन का क्या हो सकता है, दुरुपयोग हो सकता है। लेखन, तो लेखन देखिए यहाँ पे निगेटिव है, धन अगर पॉजिटिव सेंस में है तो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेखन, लेखन में क्या होगा, धोखा तो होगा नहीं, चोरी तो होगा नहीं, अशुद्धि नहीं होगा, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर, अशुद्धि यहाँ नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, आप साहित्यिक चोरी कर सकते हैं, ठीक है। इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, लेखन जो होगा वो साहित्यिक चोरी कर सकता है, किसी लेखन का साहित्यिक चोरी हो सकता है। धन का दुरुपयोग हो सकता है, उसी प्रकार से लेखन का साहित्यिक चोरी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने दिया होगा उनका सही जवाब होगा, ठीक है। देखिए, ये मैं टेस्ट आपको सारा सॉल्यूशन करवाऊंगा, लेकिन आप तभी टेस्ट सॉल्यूशन देखें जब आप हमारे टेस्ट को कंप्लीट कर लिए हों, नहीं तो फिर यही टेस्ट वहाँ पर भी आपको मिलेंगे तो आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए जो है आप पहले टेस्ट सीरीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें, उसके बाद देखेंगे वीडियो लेक्चर, तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समाचार पत्र, पाठक, देखिए समाचार पत्र को कौन पढ़ता है, पाठक। रोटी को कौन खाएगा, बेकर, ये तो बनाता है रोटी। खरीदार भी नहीं है, गेहूं। तो उपभोक्ता जो भोजन करने वाला होगा उसको क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं, रोटी खाने वाला। तो यहाँ पे जैसे समाचार पत्र को पाठक पढ़ता है, उसी प्रकार रोटी को उपभोक्ता यूज करता है, ठीक है। ये समझ गए होंगे। आशावादी, आशावादी हर हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न रहता है, और निराशावादी क्या रहेगा, उदास रहेगा। सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जिनका होगा, ऑप्शन नंबर 3 उनका सही जवाब होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और कहीं कुछ तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप कुछ भी, अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कुछ सोचना चाहिए या कुछ भी, तो हम संपर्क करेंगे आपसे।
निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। ठीक है, अब इसमें से विषम शब्द कौन से? इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ आर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। देखिए ये इलेक्ट्रिक गिटार ये भी जो है आपका संगीत का युक्ति है, माउथ आर्गन भी संगीत का युक्ति है, सोनाटा भी क्या है? संगीत का युक्ति है, संगीत में यूज होता है। लेकिन कीबोर्ड क्या है? कंप्यूटर युक्ति है, इसका इनपुट डिवाइस के रूप में कंप्यूटर में हम प्रयोग करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो है इसका सही जवाब है, यह विषम है। अब देखिए, एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। पिता की बहन आपकी क्या लगेगी? बुआ। ठीक है, बुआ की पुत्री है, बुआ की बेटी क्या लगेगी? सिंपल सी बात है, क्या लगेगी? फुफेरी बहन। तो फुफेरी बहन जिन्होंने दिया है, तो ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बस आप कॉन्फिडेंस से बनाए। सी माता है ए और बी की, तो इसको देखिए ग्राफ बनाइए इस तरीका से, जैसे ट्री स्ट्रक्चर बनाए। सी माता है तो माता को ऊपर रखेंगे, बच्चे को नीचे करेंगे। सी माता है किसकी? ए और बी की। माता दिया इसलिए हम इसको फीमेल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि माता फीमेल है, और ए बी में नहीं किया है कि अब लड़का है लड़की, इसलिए हम माइनस प्लस का सिंबल नहीं दिए हैं। यदि डी पति है, ठीक है, यदि डी पति है किसका? बी का, तो डी इसका मतलब स्त्रीलिंग है, और ये डी क्या हो गया? तो सेम जनरेशन है, इसलिए सेम लेवल में रखें, डी को बगल में बी कर दिए। ठीक है, तो यहां बोला कि डी पति है बी का, तो डी का पति बना दिए बी का। तो सी कौन है? डी की। तो सी कौन है? डी की। तो सी तो सास हो गई, सासू माँ हो गई ना। यहां पर देखिए डी की, तो ये पत्नी की माँ, पत्नी की माँ क्या हो कहलाएगी? सास। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने दिया होगा वहां पर सी दिया होगा, उनका सही जवाब होगा। किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। एक्स और वाई भाई भाई हैं। एक्स वाई भाई भाई, सलमान खान वाला भाई भाई हैं ये। ठीक है, एक्स और वाई भाई भाई हैं। आर वाई का पिता है। आर जो है वो किसका पिता है? वाई का। तो आर पॉजिटिव कर दिया, और ये भी पॉजिटिव कर लेते हैं क्योंकि भाई भाई हैं। ठीक है, पॉजिटिव सिंबल दे देते हैं बगल में। ठीक है, आर जो है पिता है वाई का। एस टी का भाई है। एस जो है किसका भाई है? एस टी का भाई है। यहां पर एस का संबंध नहीं दिया है कुछ भी, तो रहने देते हैं। और एक्स का मामा है। एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा यानी इसकी पत्नी कोई भी होगा उसका भाई होगा। ठीक है, और एस टी का भाई है। एस जो है वो टी का भाई है, और एक्स का मामा है, इसका मामा हो गया, टी हो गई उसकी मम्मी हो गई एक्स की, और ये इसकी पत्नी होगी। हाँ, तो अब पूछ रहा है टी और आर के बीच में क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगा? पत्नी का संबंध होगा। टी का आर से क्या पूछा? टी का आर से, तो आर का कौन है? टी, पत्नी है ना, क्योंकि यहां पे देखिए ये पति, ये दोनों तो बेटा है, इसकी माँ हो गई ये टी, और ये एस इसका मामा हो गया एक्स का। तो ये टी और आर के बीच में संबंध पूछ रहा है। ठीक है, टी कौन है आर का? तो टी, देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या कई बार पूछेगा कि आर का टी से क्या संबंध है, तो पति हो जाएगा। यहां पूछा टी का आर से क्या संबंध है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पत्नी का संबंध हो जाएगा। आर का कौन है? पत्नी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अब देखिए 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार था, तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन? कैलेंडर का। और आप देखिए जब लीप वर्ष होता है तो उसमें हम 2 बढ़ाते हैं, लेकिन उस केस में जब फरवरी से पहले का डेट होगा तभी 29 होगा ना। लेकिन यहाँ सितंबर महीना है, ये लीप वर्ष है 2000, लेकिन सितंबर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 29 का नहीं होना है, अब वो तो हो चुका है। इसलिए एक दिन का डेट बढ़ जाएगा अगले साल। हमने बताया था कैलेंडर टॉपिक में कि अगर आपका सेम डेट में नेक्स्ट ईयर पूछे, अगर वो लीप वर्ष नहीं है तो उसमें 1 जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ लीप वर्ष है तो 2 जोड़ना चाहिए। लेकिन ये सितंबर माह है, फरवरी बीत चुका है, इसलिए हम अगर वही पूछता कि 2 जनवरी 2000 को जो है शुक्रवार है, तो 2 जनवरी 2001 को क्या होगा, तो वहां पे 2 दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तब 2 शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे रविवार। लेकिन यहां सितंबर में है, हो चुका है, बीत चुका है लीप ईयर फरवरी वाला 29 दिन का, इसलिए एक ही दिन बढ़ाएंगे, यानी वो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ इसमें से मैंने जीके के भी क्वेश्चन दिए हैं, क्योंकि इस बार देखा गया था कि जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग है उसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, मैथ के भी हैं, तो मैंने मैथ का भी यहाँ पे रखा है। तो इस बात को आप गौर करेंगे कि मेरा जो बिल्कुल पैटर्न है आपके एग्जाम पे आधारित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून, सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है, अब देखिए
यहाँ है अक्षर ACER में हर एक अक्षर का एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण अक्षर बनाए जा सकते हैं। आप खुद बनाइए, इसमें मैं क्या कर सकूँ, इसी ये तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा, मैं बता भी दूंगा। तो भी इसमें जो है जैसे आपका ACER से क्या क्या बना सकते हैं, तो एक तो रेस हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तभी आपसे बनेगा जब आपको जो है वोकेबलरी आएगा, ठीक है, नहीं तो कितना भी दिमाग लगाएंगे तो नहीं बनेगा। तो वोकेबलरी आना चाहिए। जैसे यहाँ पे यूज करके रेस बन गया, RACE रेस बन गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप बनाएंगे तो 3 यहाँ पे बनेंगे, 3 से ज़्यादा शब्द नहीं बन पाएंगे। तो उसके लिए आप वोकेब स्ट्रॉन्ग कीजिए तब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में। अब देखिए उत्तराभिमुख यानी मुख किधर की ओर है, उत्तर की ओर। ऊपर में हम उत्तर रखते हैं, नीचे में दक्षिण, दाएं साइड पूरा पश्चिम, यही करते हैं। तो बोलता है उत्तराभिमुख, सब बच्चा क्या है, उत्तराभिमुख है। बच्चों की पंक्ति में रितेश बाएं छोर से बारहमा, रितेश जो है ये क्या हो गया, दायां, ये बायां, ठीक है। तो बाएं छोर से रितेश का 12वां स्थान है, ठीक है। कौन है, रितेश। रितेश केवें स्थान पे है, 12वें स्थान पे है, लेकिन बाएं छोर से। सुधीर दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। सुधीर दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। सुधीर कौन है, सुधीर। अब पूछ रहा है 22वें स्थान पर है, ठीक है। रितेश बाएं छोर से 12वें और सुधीर दाएं छोर से 22वें स्थान पर है। रितेश से दाएं का चौथा पंक्ति में, यहां पर देखिए रितेश के दाएं के चौथा पंक्ति में क्वेश्चन देख लेते हैं, ये पूरा है या कुछ। रितेश से दाएं के चौथा पंक्ति में, अब देखिए सबसे पहले टोटल हम देख लेते हैं कि कितने होंगे यहां पर, ठीक है। तो 22 और 12 कितना हो गया, 22 और 12 34, ठीक है, 34, टोटल 34 हो गए। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सुधीर जो दाएं छोर से 22वें स्थान पे है, रितेश से दाएं का चौथा, रितेश से दाएं का चौथा भी है, ठीक है। तो 4 और जोड़ देंगे और टोटल निकालना, ये पंक्ति में कुल पूछना चाहिए था, छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं हम, टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है, टोटल इक्वल टू, टोटल इसमें हो जाता है टोटल इक्वल टू, थोड़ा स्पेस कम है यहाँ पर तो इसी में हमको बताना, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, ठीक है। तो टोटल यहाँ लेफ्ट कितना है 22, जिसका भी है, प्लस क्या करेंगे 12, -1 कर दिए, ठीक है। कितना हो गया 22 12 34 में 33। और बोल रहा है कि चौथे स्थान 22वां, रितेश दाएं से चौथा है, ठीक है। अब दाएं से क्या बोल रहा है, चौथा है। अब जो लास्ट पंक्ति है उससे चौथा बोल रहा है, तो 33 हो गया, 4 और जोड़ देंगे तो यानी रितेश चौथा है। तो टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, तो 37। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3 है वो सही जवाब होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक खास कोड में रेल को 5 7 9 6 लिखा जाता है, ठीक है। खास कोड में रेल को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले रेल लिख लेंगे, RAIL, रेल को। अब 5 7 9 6 लिख देंगे, जो जो पोजीशन लिखा है 5 7 9 6, ठीक है, लिख लिए। अब कहता है कि टेप को, TAPE, टेप को 3 7 4 8 लिखा जाता है। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन, एक सेकेंड। तो पेयर को, उसी कोड में पेयर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, उसी में पेयर को कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो पेयर, अब देखिए यहाँ पे वही सब शब्द है जो पी के लिए क्या यूज किया है, 4 किया है। ए के लिए क्या लिखा है, 7 लिखा है। आई के लिए क्या लिखा है, 9 लिखा है, ठीक है। आर के लिए क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 4 7 9 5 हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 4 7 9 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसी में कोड दिया हुआ है, आर के लिए 5, ए के लिए 7, आई के लिए 9, एल के लिए 6,
टी के लिए 3, ए के लिए 7, तो पी के लिए 4, ई के लिए 8। तो यहाँ पूछ क्या रहा था, पेयर के, तो PAIR, उसी का कोड हमने क्या किया यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आप ये सब क्वेश्चन पूछेगा और यही सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वह कौन सा है जो इस समूह, ठीक है, इसको देख लेते हैं क्वेश्चन का और भी पार्ट। ये पूछ रहा होगा कि इनमें से कौन है जो इस समूह में, नहीं आते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है टोटल, थोड़ा बड़ा है इसलिए इसमें। तो गुलाब, कमल, चमेली, गेंदा, देखिए सारा आप गौर कीजिए तो थल पे उगता है, गुलाब भी, चमेली भी और गेंदा भी। लेकिन कमल कहाँ पे होता है, कीचड़ में होता है, जल में होता है, इसलिए पंकज इसको बोलते हैं। तो ये सबसे अलग है। ठीक है, ये क्या है, सबसे अलग है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो वही कमल हो जाएगा। इतना आपका कॉमन सेंस होना चाहिए। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। रोगाणु, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म। अब देखिए ये सब क्या देखने वाली युक्ति है, माइक्रोफोन, सूक्ष्म फिल्म, सूक्ष्मदर्शी। लेकिन रोगाणु क्या है, रोगाणु जीवाणु जो भी है, तो इसी को देखते हैं। ये तीनों क्या है, एक तरीके के यंत्र हैं, बल्कि ये जीव है, छोटा सा रोगाणु है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं बाकी निर्जीव है, ये सजीव है रोगाणु। ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित युग्म के सदृश संबंध को न दर्शाता हो। तो अब देखिए, मनोविज्ञान मन, शरीर रचना विज्ञान शरीर, दर्शन भाषा, पुरातत्व विज्ञान पुरावशेष। देखिए शरीर रचना विज्ञान तो शरीर से संबंधित होगा, मनोविज्ञान तो मन से संबंधित हो। क्या दर्शन भाषा से संबंधित नहीं, फिलॉसफी है ना, दर्शन भाषा से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3। हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीला का अर्थ नारंगी। तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। सिंपल सी बात है, हम सबसे पहले लास्ट पोर्शन पे जाएंगे। आकाश का रंग क्या होता है, नीला। नीला का कोड क्या किया गया है, नीला का कोड हम देखेंगे। तो यहां पर देखिए कि नीला होता है, तो नीला का क्या कोड है, तो नीला का क्या अर्थ है, नारंगी है। तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नारंगी। नारंगी को क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो वहां पर सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नारंगी क्या हो जाएगा, नारंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो गया। अब देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में बिना आरंभ से 12वीं और अंत से क्या है 19वीं। ठीक, उसके लड़कियों की एक अन्य पंक्ति में सुनीता आरंभ से 14वीं और अंत से 20वीं है। ठीक, अब देखिए, तो इसमें कुछ नहीं करना है, तो इसको क्वेश्चन को मैं फिर आपको बताता हूं कि क्या कीजिए। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूरा आ जाए। हाँ ठीक है, आ गया। अब हम इसको देखते हैं क्या है लिखा हुआ। लड़कियों की एक पंक्ति में बिना आरंभ से 12वीं, ठीक है, आरंभ से क्या है 12वीं और अंत से 19वीं है। तो एक पंक्ति में तो कितना हो गया, 12 और 19 में से एक गया, तो 12 19 हो गया आपका 31, 31 में से गया 30। ठीक है, अन्य पंक्ति में अब देखिए 14 और 20, तो यहाँ पे आपका टोटल कितना हो गया, हमने बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना, ये बताया था टोटल निकालने के लिए। थोड़ा एक सेकेंड, टोटल हमने बताया था निकालने के क्या है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करना। क्या करना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ पहला पंक्ति में कितना हो गया आपका 12 प्लस 19 माइनस 1। ठीक है, 12 प्लस 19 माइनस 1, तो यानी कितना हो गया 30, इधर हो गया 30। और फिर दूसरा पंक्ति में कितना है 14 और 20, 34 में से गया 33, तो टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया 3 और 6, समझ गए होंगे 63। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो टोटल इक्वल टू होता ही है क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस यहाँ 14 और 20 माइनस 1। ठीक है, कर दे 33, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी बायां प्लस दायां माइनस 1 कर देंगे, कुल निकल जाएगा। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, राम क्या है, राम ग्रेटर लेस का सिंबल का यूज करें, राम किससे ज्यादा धनवान है, तो श्याम से, श्याम कम धनवान है राम से, राम ज्यादा हो गया, परंतु उतना नहीं जितना मोहन। तो यहां किसके बारे में बोल रहा है, राम के बारे में। यदि राम श्याम से अधिक धनवान है परंतु उतना नहीं जितना मोहन, मोहन तो श्याम है, तो श्याम सबसे मोहन से निर्धन ही होगा। हाँ सिंपल सी बात है, मोहन से क्या हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा धनी कौन हो जाएगा, मोहन, उसके बाद राम और श्याम। और
तो यहां पूछ रहा है तो मोहन तो श्याम है, तो श्याम क्या, मोहन से निर्धन है, सिंपल सी बात है, मोहन यहाँ पे ज्यादा धन वाला है। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, राज ने मोहित से पहले गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। क्या किया, अब मान लीजिए दौड़ हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया, राज ने मोहित से पहले, सबसे पहले कौन पहुंचता है, राज, उसके बाद मोहित उसके पीछे है, ठीक है। राज ने मोहित से पहले, लेकिन गौरव के बाद, बीच में गौरव हो गया, ठीक है, बीच में क्या हो गया, गौरव, बीच में गौरव के बाद पूरा किया, ठीक है, बीच में क्या हो गया, गौरव। आशीष ने संचित से पहले, आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया, ठीक है, मोहित के बाद। तो आशीष ने संचित से पहले, तो आशीष हो गया, उससे जो है संचित, संचित, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में दौड़ हो रहा है, ठीक है, ये ग्रेटर नहीं, ये सिंबल बस, ठीक है। तो अब क्या पूछ रहा है कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम पूरा कर लेते हैं, ये थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो दौड़ किसने, तो पहले लेकिन मोहित के बाद दौड़ को पूरा किया, मोहित के बाद को दौड़, फिर से एक बार क्वेश्चन, ठीक है। ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा जो भी है आराम से बनाएंगे, आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। फिर से मैं आपको समझा दूं, थोड़ा टेक्निकल यहाँ पे प्रॉब्लम है। अब देखिए फिर से मैं कर दूं, सबसे 5 लड़के दौड़ में हिस्सा लिए, राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद, ठीक है। राज जो है सबसे पहले, लेकिन राज ने मोहित से पहले, मोहित से पहले इधर की डायरेक्शन में दौड़ रहा है, मान लीजिए दौड़ को पूरा किया, लेकिन यहाँ पे राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया, गौरव के बाद, तो सबसे आगे क्या है, गौरव, सबसे आगे कौन हो गया, गौरव, पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, आशीष ने संचित से पहले, तो सबसे संचित आगे हो गया पीछे में, उसके बाद आशीष, मोहित से क्या यहां बोले, आशीष ने संचित से पहले, आशीष जो है संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद, यानी मोहित से पीछे है ये। तो अब पूछ रहा है कि दौड़ कौन जीता, सिंपल सी बात है, गौरव जीता है दौड़, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 गौरव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन। देखिए 5-6 टॉपिक को तो एकदम अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा। पहला तो डायरेक्शन, दूसरा ब्लड रिलेशन, तीसरा कोडिंग डिकोडिंग, चौथा रैंकिंग, ठीक है। ये सब को एकदम नहीं छोड़िएगा, एकदम बार बार इसको बना के जाइएगा, अगर आप चाहते हैं कि एकदम 25 में 25 मेरा रीजनिंग सही हो तो, और ये करना ही होगा। और इस बार पहले बार की अपेक्षा उतना आसान क्वेश्चंस नहीं होंगे, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार उस बार 120 ला रहे थे, तो इस बार अगर आप, अभी मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जाम नहीं हो रहा है ना, आप मेरा एक्सपीरियंस जान लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 90 to 100 स्कोर कर लेंगे ऑनलाइन में, आपका सेफ जोन रहेगा। 120 जबकि एग्जाम नहीं हुआ, पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, आप देखेंगे एग्जाम के बाद। तो इसीलिए यहाँ 25 क्वेश्चन अब मायने रखेगा, क्योंकि अब जो होगा वो वास्तव टेस्ट जो है अब होगा आपका। राहुल और रोबिन भाई है किसका, प्रमोद का। राहुल और रोबिन भाई है, ठीक है, यहीं तक है, पूर्ण विराम है। तो राहुल को लिख देंगे एक में और दूसरा रोबिन को। राहुल और रोबिन भाई है, इसलिए सेम लेवल में रखें। अब बोलता है प्रमोद रोबिन का पिता है। प्रमोद कौन है, रोबिन का पिता है, प्रमोद को ऊपर कर देंगे, दोनों का पिता हो गया, ठीक है। प्रमोद रोबिन का पिता, शीला प्रमोद की बहन, अब शीला प्रमोद की बहन है, ठीक है, उसके सेम लेवल में रख दिए। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो है
प्रमोद की भांजी है। प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी बहन की बेटी होगी प्रेमा। शुभा शीला की नातिन है। शुभा 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 शीला की नातिन है, और यहाँ पे क्या लिखना था, प्रेमा, और हमने क्या लिख दिया है, प्रमोद, प्रेमा। ठीक है, प्रेमा। अब पूछ रहा है राहुल शुभा के क्या लगते हैं। राहुल के बारे में शुभा के क्या लगते हैं, तो सिंपल सी बात है, क्या लगेंगे, मामा, क्योंकि ये तो इसकी फुफेरी बहन लगी, और फुफेरी बहन की बेटी, यानी उसके लिए रोबिन क्या है, राहुल। शुभा के राहुल क्या है, तो रोबिन का भाई है, तो ये भी दोनों भाई है, तो मामा ही हो गया, यानी ये फुफेरी बहन की बेटी हो गई, तो ये राहुल क्या हो गया, मामा हो गया। ठीक है, तो मामा। देखिए क्वेश्चन कैसा भी पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट है तो आप बना ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्शन का है। देखिए ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं, कुछ रहता नहीं है। ठीक है, बशर्ते हमको क्या होता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखना होता है कि कैसे हम उसको अप्रोच कैसे कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आसान भी रहेंगे, अगर अप्रोच सही होगा तभी आप बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। सबसे पहले तो आप इसमें मैप बनाना सीखिए। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले मैप बनाएंगे। ऊपर में क्या होता है, उत्तर, नीचे में क्या होता है, दक्षिण, इधर क्या होता है, पूरब, इधर क्या होता है, पश्चिम। ठीक है, ये मैप भी हम बना सकते हैं। चलिए ऐसे हम बना लेते हैं, बना लिए। अब क्या बोलता है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर जाता है, मान लीजिए 5 किलोमीटर, ये बिंदु से चला 5 किलोमीटर दक्षिण गया, 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया। फिर वो क्या होता है कि दायां मुड़ता है। जब दक्षिण जाएगा तो यहाँ से दायां, क्योंकि उल्टा डायरेक्शन में, तो इधर जाएगा और घूम करके 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर, दाईं मुड़ेगा तो इधर से जो है इधर जाएगा, दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर इधर 5 किलोमीटर चल गया बाईं ओर मुड़ करके। तो वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो 5 3 8 किलोमीटर। ये क्योंकि ये पैरेलल है इसके, तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो 5 3 8 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पहुँच गया है। अब तो यहाँ पर देखिए बायां, आप जैसा डायरेक्शन करेंगे, अगर आप इधर मुंह का है तो आपका इधर हो जाएगा, आपका राइट, इधर हो जाएगा लेफ्ट। लेकिन अगर इस डायरेक्शन में है तो इधर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इधर आपका लेफ्ट, इधर हो जाएगा राइट। ठीक है, ये याद रखेंगे आपका, ये लेफ्ट हो जाएगा नीचे डायरेक्शन में, ये राइट हो जाएगा, ऊपर में ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। ठीक है, तो 8 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने दिया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। फिर इसी टाइप का क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे, ये उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में। ठीक है, तो उत्तर दिशा इधर है, तो मान लेते हैं इधर आया 15 किलोमीटर। कितना चला, 15 किलोमीटर उत्तर। फिर वह बाएं मुड़ता है, इसके लिए मैंने बायां ये बताया, बायां आपका हाथ का बायां ही डायरेक्शन, बायां मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर, फिर वह यहाँ से आया, फिर बाएं मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा होगा कि अब इसका डायरेक्शन किधर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, इधर जब जाएगा तो कौन सा दिशा हो जाएगा, दक्षिण की दिशा हो जाएगी, नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण। ठीक है, आंसर नंबर जो ये है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजनीश अपने घर, बस सेम ही है, कुछ नहीं करना है आपको, सेम ही है।
रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो मैंने बताया आपको कैसे करना है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। क्या बोल रहा है, 100 मीटर पूरब, तो 100 मीटर चला पूरब की ओर। फिर दाएं मुड़कर, यहाँ से अगर दायां मुड़ेगा, जब पूरब दिशा, अब इधर घूमा तो अब इधर जा रहा है, तो यहाँ के लिए दाएं इधर हो जाएगा। 35 मीटर चलने पर, अब 35 मीटर चला, फिर अब क्या बोलता है, फिर बाएं मुड़ जाता है। अब किस दिशा में, तो इधर से जब वो बाएं मुड़ेगा तो बायां फिर इधर यही होगा, ठीक है। इस डायरेक्शन में आए तो बायां इसके लिए यही है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरब। अब ये दिशा कौन सा है, ये दिशा कौन सा है, पूरब, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पूरब। तो इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे रीजनिंग और टीचिंग। अब क्या करना है हमको कि टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये तेजी से हो जाएगा, इसमें 10 मिनट में हम कवर कर देते हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का ही ज्ञान है। जो व्यवहारिकता है आपका, उसी का अध्ययन किया जाता है। चेतना का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान बिल्कुल नहीं, व्यवहार का क्या है, विज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा तेजी से कवर करूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है, ठीक है। इनमें से बोल रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का विषय कौन सा नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन तो बिल्कुल नहीं है, पहले ही ऑप्शन में आ गया, क्योंकि ये मनोविज्ञान का विषय नहीं है। शैक्षिक मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया है, खेलों का प्रशिक्षण है, व्यक्तित्व का जो है व्यवस्थापन है। शैक्षिक मूल्यांकन जो है यह मनोविज्ञान की प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। अब है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी, बिल्कुल ये सही है। इसमें लचीलापन नहीं है, ये गलत है। संकुचित है, अति संकुचित, ये भी नहीं है। इसमें व्यापकता नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, यह सर्वव्यापी है, तो सार्वभौमिक भी होगा ही। कौन, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत, मनोविज्ञान के अंतर्गत देखिए हम क्या करते हैं कि जो भी प्राणी है उसका भी अध्ययन करते हैं, उसके मन जो भी वो सोचता है जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पे है क्या लिखा हुआ, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी सभी प्रकार के जीव जंतु का हम मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए इसमें मनोविज्ञान पे ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं, हर एक सेट में अलग अलग टॉपिक पे ज़्यादा फोकस किया गया। ऐसे होंगे सारे, लेकिन इसमें मनोविज्ञान के क्वेश्चंस 4-5 उठाए गए। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य क्या है कि उसका मेन रूप से क्या होता है कि मतलब बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, उसको क्या क्या जो है प्रयोग किया जाए, जो बच्चे जल्दी से जल्दी सीखेंगे, उनकी क्या मानसिकता होती है। तो यहाँ पर है छात्र योग्यताओं एवं क्षमताओं के अध्ययन में ना रखना, ये गलत। विद्यार्थियों द्वारा किसी बात सीखे जाने को प्रभावित करना, तो ये बिल्कुल है। कोई भी बात सीखता है बच्चा, तो उसमें उसके मनोविज्ञान का प्रभाव है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक ना होना, गलत है। देखिए निगेटिव तो है ही नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन का उद्देश्य हर हमेशा पॉजिटिव होगा। एक ही आंसर है, वो आप ऐसे भी सोच करके बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर, आप अपने किस शिक्षक सहयोगी का अपना हितैषी मानते हैं, जो आपकी प्रशंसा चापलूसी, बिल्कुल गलत। जो चापलूसी या प्रशंसा करे उसको अच्छा नहीं माने। उसके बाद है जो समय समय पर आपके दुख दर्द बांटे, ठीक है। जो कुछ समय आकर अपना वक्त बर्बाद करे, जो आपकी रुचि साहित्य लाकर दे और ज्ञान। देखिए यहाँ पे जब ये शिक्षक की बात है, तो जो रुचि ला दे साहित्य में, ज्ञान की चर्चा करे, वो आपका जो आप दुख दर्द बांटने वाला तो दोस्त होना है ना, दोस्त होता है, परिवार के लोग होते हैं। तो शिक्षक सहयोगी से आप ये नहीं उम्मीद किया जाता है, वो चर्चा करे जिससे कि शिक्षा से संबंधित, साहित्य से संबंधित, जिससे आपको पढ़ाई में रुचि हो जाए, वो ज़्यादा सटीक जवाब। हितैषी तभी आप मान सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है क्योंकि शिक्षक क्षमता रहित हैं, शिक्षकों चित्त गुणों से अनभिज्ञ हैं, भागनाशपूर्ण, ज्ञान शून्य। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शिक्षकों चित्त गुणों से अनभिज्ञ। आपको नहीं पता है कि किसके अंदर क्या गुण है, तो उसकी जानकारी के लिए क्या होता है, टेस्ट होता है। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा हिंदी क्लिष्ट वर्ड यूज होता है इसमें, ठीक है। तो आप अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं क्रोध करती हूँ जबकि
मैं क्रोध करती हूँ जबकि छात्र चापलूसी करते हैं, छात्र आदर्शों का अनुपालन नहीं करते हैं। एक टीचर से है कि वो कब क्रोध करती है, छात्र आदेशों का अनुपालन नहीं करते, गंभीरता शिक्षण करने के पश्चात भी सीख नहीं पाते हैं, तब बहुत ज़्यादा क्रोध होगा। छात्र धोखा देते हैं, छात्र यहाँ पे धोखा क्या देगा छात्र, ठीक है। आप समझदार शिक्षक हैं तो गंभीरता से आप पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी छात्र नहीं सीखेंगे तो आपको थोड़ा सा गुस्सा आएगा, तो ये स्वाभाविक है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है। प्राय लोग अध्यापन व्यवसाय को पर्याप्त सम्मान देने से कतराने लगे, क्यों? इसके पीछे आप समाज देखिए, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड आप समाज में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें पढ़ने और टेस्ट बस आप प्रैक्टिस के लिए है ये, ठीक है। आप किताब पढ़ने की आवश्यकता यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है मेरे समझ से, ठीक है। अध्यापन की सामाजिक स्थिति दयनीय है, अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं कर रहे हैं, ये भी बात है कि जो शिक्षक हैं वही कर रहे हैं। अध्यापक आर्थिक उन्नति से वंचित हैं, अध्यापक राजनीतिक रूप से दुर्बल हैं। अध्यापक आर्थिक उन्नति से वंचित है, तो मेन सबसे ज़्यादा है अध्यापक अपने व्यवसाय की उपेक्षा स्वयं करते हैं, ठीक है। और जो भी शिक्षक है पूछिएगा तो वो अध्यापन कार्य को सही नहीं बताता है, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है परेशानी हो गया, जिस कारण से शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलता है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। देखिए इसमें आप देखेंगे तो लगेगा सब ये भी होगा ये भी, लेकिन जो ज़्यादा उपयुक्त होता है उसको आपको सही करना है। आप अध्यापिका बनने पर स्वयं से प्रत्याशी करें। जब आप अध्यापिका बनेंगे तो क्या प्रत्याशित करते हैं? आप सदैव कम कार्य के लिए लड़े झगड़े? बिल्कुल नहीं। आप अपने व्यवसाय में प्रशंसा हासिल करें? प्रशंसा, चलिए आप अपने छात्रों के हृदय में निवास करें? बिल्कुल। ये चाहेंगे कि आपको छात्र हमेशा एक शिक्षक के रूप में, एक गुरु के रूप में हमेशा सम्मान दे, आपको उसके दिलो दिमाग में छाएं। तो ये आपका जो है प्रत्याशित यही है, ठीक है। आप अध्यापक बनने पर स्वयं प्रत्याशी करेंगे, यही आप सोचेंगे कि ठीक है आपको जो है विद्यार्थी याद रखें, क्योंकि आप अच्छा पढ़ाएंगे तभी याद करेंगे, ठीक है। आप भी अपने विद्यालय में देखते होंगे, जब पढ़े होंगे तो कुछ शिक्षक को आज भी आप याद करते होंगे, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होंगे जिनको आप सपने में भी याद करना नहीं चाहेंगे। तो यही है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा दी जा सकती है स्वयं अपनाकर, भाषण द्वारा। तो देखिए जब तक पर्यावरण शिक्षा तभी आप दे पाएंगे जब स्वयं आप अपनाएंगे उस चीज को, ठीक है। तब निष्क्रिय प्रतिरक्षा को प्राप्त किया जा सकता है निवेशित करके। निष्क्रिय प्रतिरक्षा जो भी शरीर में है तो वो एंटीबॉडीज विकसित करके ही हो सकता है, एंटीबॉडी। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता। तो सबसे ज़्यादा एक शिक्षक का गुण होता है धैर्य, क्योंकि बच्चे आप जब क्लास में पढ़ाएंगे तो बच्चे बहुत तरह के शरारत करेंगे वहाँ पे। अगर आपको धैर्य नहीं होगा तो आप पढ़ा नहीं पाएंगे, या तो बच्चे को बहुत पीटेंगे या कुछ भी क्लास छोड़ के भाग जाएंगे। तो यहाँ पे आपके अंदर धैर्य और दृढ़ता, ठीक है, महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं ना बहुत तंग करते हैं, बहुत परेशान करेंगे आपको क्लास में, ठीक है। और उस समय धैर्य नहीं है तो एक शिक्षक का क्या गुण हो जाता है ना कि धीरे धीरे एक माता का जो गुण होता है अपने बच्चों के प्रति, वही गुण शिक्षक को लाना चाहिए वास्तव में, ठीक है। और वही अच्छा प्राथमिक लेवल का शिक्षक होता है जो अपने अंदर एक जो ममत्व का गुण है, मातृत्व का गुण है, वो ले आता है। माता का गुण जो ले आएगा शिक्षक, वही यहाँ पे अच्छा शिक्षण कार्य कर पाएगा प्राथमिक स्तर पे, ठीक है। अब सीखना समृद्ध हो सकता है यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए। बिल्कुल, अगर आप वास्तविक दुनिया से उदाहरण लाते हैं जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उसे, ठीक है, चलिए क्वेश्चन ऊपर चला गया थोड़ा, एक सेकंड। अंतःक्रिया करें, ठीक है। तो यही इसका एग्जैक्ट आंसर है। आप लोग पढ़ेंगे तो सारा आंसर क्लियर हो जाए। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, चूंकि यहाँ पे मैंने इसको छोटा करके दिखाया है, ठीक है, तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ऑप्शंस, तो मुझे भी आसानी होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सीखने की प्रक्रियाई विशेषता नहीं माननी चाहिए? ठीक है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी जगह हम लर्निंग करते हैं, सीखते हैं। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया बिल्कुल ये है,
ठीक है। शिक्षा लक्ष्योन्मुखी होता है, अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, सही है। यहाँ पे कौन से कथन को सीखने की पर्यायिक विशेषता नहीं माननी चाहिए, ठीक है। ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ शिक्षण संस्थान में ही बच्चे अधिगम लर्निंग सीखते हैं। आप सीखना जो होता है ना, ये ऐसी प्रक्रिया है कि जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। सीखना क्या है, जीवन पर्यंत चलती है, इसलिए तो सिर्फ विद्यालय में ही अधिगम नहीं होता, तो ये आपका नहीं मानना चाहिए, ठीक है। ये सही है, यही सही है, ऑप्शन नंबर 1। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो। ये बिल्कुल सही है। विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, ये सब कोई मायने नहीं रखता। विषय अच्छा ज्ञाता हो, ठीक है। सबसे ज्यादा यहाँ पे उपयुक्त आंसर क्या है, शिक्षण वहां से आरंभ करे जहां से विद्यार्थी को पहले से जानकारी, वो सबसे ज्यादा सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि जो अधिगम लर्निंग प्रोसेस है छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाए। बिल्कुल, उसकी क्या स्थिति है, वो कितना छोटा बच्चा कितना बड़ा, उसको सोच करके अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी कराता रहे। बिल्कुल, अगर आप मनोरंजन नहीं करवाएंगे तो बच्चा बोर हो जाता है, तो आपसे नहीं पढ़ेगा वो। अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, बिल्कुल आपका विषय भी कमांड हो, ये सभी होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, ये सभी उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, परिचर्चा विधि या किसी भी टॉपिक पे चर्चा करना, एक दूसरे का डिस्कशन कक्षा शिक्षण में बहुत कारगर हो सकते हैं यदि चर्चा का विषय चर्चा से तुरंत पहले बताया जाए। देखिए, आप चर्चा तभी करेंगे जब आप उस पर अध्ययन करेंगे। अगर वो टॉपिक, जैसे हमको क्लास में बताने कि कल जो है हम कोई भी टॉपिक दे दिए, जैसे किसी पर्यावरण प्रदूषण पे हमको चर्चा करना है, सभी लोग पढ़ के आएंगे, तो क्या होगा, बच्चे क्या होगा उसके बारे में थोड़ा जानकारी माँ बाप से भी पूछ करके आएंगे, प्रदूषण कहते हैं किसको, किस प्रकार के, तो फिर जब चर्चा होगा तो वो ज़्यादा फायदा करोगे। चर्चा विषय विद्यार्थियों को पहले से बता दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर वहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किसी भी प्रभावी संचार प्रणाली में प्रतिपुष्टि का प्रयोग किया जाता है विषय वस्तु को और गहराई से जानने के लिए, ग्राहक के दोषों का पता लगाने के लिए, बिल्कुल नहीं, प्रेषण के दोषों का पता लगाने के लिए। ये है प्रभावी संचार में कि प्रेषण जो प्रेषित हो रहा है उसमें क्या दोष है, ठीक है, इसी को पता लगाने के लिए किया जाता है। प्रेषण आप जानते ही होंगे, कोई मैसेज सेंडर जिसको बोलते हैं, सेंड करना। किसी शिक्षक की स्वक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है, पुस्तकों के प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनका शिक्षण द्वारा संतुष्ट होना। बिल्कुल यही होगा, जो भी पॉजिटिव सबसे ज्यादा लगे वो, सेवा अवधि का अनुभव, शिक्षक का व्यक्तित्व, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्वक्षमतावान उसी आधार पर होगा जब वह विद्यार्थियों की आवश्यकता की पूर्ति कर दे और अपने शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को संतुष्ट कर ले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैथ के क्वेश्चन से थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी रहने देता हूँ, ठीक है, चूँकि ये फिर मैथ सेक्शन में मैं इसको कवर कर दूंगा, जो भी टीचिंग हो गया, रीजनिंग हो गई, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। चूँकि वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं मैथ के सेक्शन, मैथ बनाएंगे तो अभी ये 20 मिनट और लग सकता है, 10-15 मिनट, ठीक है। तो इसलिए अभी इसको रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट में आपको पहले मैथ ही बता दूंगा इस सेक्शन का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 7070634348 पर संपर्क करें या www.competitionhub.org.in डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। वहां पे जा करके खोलें और टेस्ट दें, डेमो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो।